हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने संविधान सभा के कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपको बताए हुए थे। एक बार उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर आज आपको संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसमें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि उनकी क्या भूमिका थी, सर BN राव के बारे में उनकी क्या भूमिका थी, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको आज मैं यहां बताऊंगा। संविधान सभा को वैसे मैंने सोचा है कि आपको 3 पार्ट में दूंगा। पहला पार्ट वो था, दूसरा पार्ट ये है, अगला पार्ट इसके बाद अगली क्लास में मैं दूंगा, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं जो परीक्षोपयोगी हैं, जो परीक्षा में उपयोगी हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात, हमने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई थी, वहां हमने आपको बताया था कि अमेरिका और फ्रांस में पहले संविधान सभा का व्यावहारिक रूप से जो शुरुआत हुई वो अमेरिका और फ्रांस में शुरुआत की गई। संविधान सभा के सिद्धांत की बात जो की गई। फिर भारत में हमने आपको कहा कि पहले वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक, उनको हमने आपको बताया था। इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर 1922 में, स्पेशली शुरू तो यहीं से होता है, महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका में इन्होंने संविधान सभा के बारे में कुछ बात, संविधान सभा का नाम नहीं लिया लेकिन बातें करी। फिर 1923 में हमने आपको बताया था कि वो तेज बहादुर सप्रू, TB सप्रू, जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एक सर्वदलीय सम्मेलन में इन्होंने प्रस्तुत किया और संविधान सभा की बात करी। 1924 में CR दास और ML नेहरू द्वारा गठित पार्टी स्वराज पार्टी, जिसने विधायिका में जाके संविधान सभा के बारे में बात कही। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ML नेहरू की अध्यक्षता में, इसमें संविधान सभा के बारे में बात की गई। वहां मैंने बहुत सारी बातें डिटेल में बताई, यहां मैं हल्का सा सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं। 1935 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह कहा गया कि नहीं, हमारा देश का संविधान हम ही बनाएंगे। यह संविधान सभा की मांग जोरदार तरीके से रखी गई। और 1935 नहीं, ये 1936 है। और इसके बाद शुरू आता है 1940। हमने आपको बताया था ये अगस्त प्रपोजल या लिन-लिथगो प्रस्ताव। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव और 1946 में कैबिनेट मिशन। इतनी बातें हमने उस दिन बताई थी। ये हल्का सा कि भाई 1895 में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। शुरुआत एक तरह से शुरुआत हो रही थी कि नहीं, अपने देश का, उनकी अंग्रेजों से ये लोग इतना, भारत के लोग इतना पीड़ित थे कि बार बार ये सारी बातें आ रही थी। महात्मा गांधी ने कहा कि उनके द्वारा उपहार नहीं दिया जाएगा, हरिजन पत्रिका में ये बात कही। 1923 में हमने आपको बताया TB सप्रू। 1924 में CR दास, ML नेहरू स्वराज पार्टी बनाया, इन्होंने चुनाव में भाग लिया, संसद में गए और वहां पर जाकर संविधान सभा की बात करी। 1928 में ML नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जो होती है, वहां पे ये हुआ कि संविधान सभा होनी ही चाहिए एक। और 1940 में यहां से स्पेशल बात शुरू थी। 1940 में पहली बार लिन-लिथगो ने संविधान सभा की, मतलब ब्रिटिश सत्ता भी अब कहने लगे कि नहीं, आपको संविधान सभा दी जाएगी। आप द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही क्रिप्स प्रस्ताव, यहाँ पे 1919 के एक्ट में हमने आपको बताया था। अगर आप लोग रेगुलर हमारा क्लास देख रहे होंगे, जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो नियमित रूप से देख रहा होगा उसे ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी, मक्खन की तरह बातें लगेंगी। और जो रेगुलर नहीं देखेगा उसे थोड़ा अटपटा सा लगेगा। 1919 के एक्ट में हमने बताया था कि वहां पर यह कहा गया था कि 10 साल के बाद एक आयोग बनेगा जो जाके समीक्षा करेगा, साइमन आयोग। ये सारी बातें हमने वहां बताई हैं।
और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार, ये बातें हम वहां बता चुके हैं लेकिन यहां हल्का सा पुनरावृत्ति, हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार निर्वाचित विधानसभा की बात की गई, निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई। और 1900, हालांकि यहाँ पे हमने आपको वहां बताया था कि एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो गया है, गांधी जी का कथन था, नेहरू जी ने उसमें जोड़ा कि बाद की तारीख का चेक इत्यादि बातें वहां सारे हमने बताई हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा का व्यवहारिक रूप से गठन हुआ। यहां तक हमने उस दिन आपको बताया था। और आगे यह बताया था कि संविधान सभा में उस समय 389, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जो अंग्रेजी भारत से 292 प्लस 4 अर्थात 296 सदस्यों की बात की गई थी। और मतलब ब्रिटिश प्रांतों से, जिस पर ब्रिटिश का सीधे सीधे कब्जा था, और देसी रियासतों से ये फैक्ट है। उस दिन भी हमने कहा था कि ये बार बार पूछा जाता है, आज भी हम आपसे कह रहे हैं, 93 सदस्यों की बात की गई थी। अब ये हुआ कि ये सारे निर्वाचित थे कि कुछ मनोनीत थे। तो ये लोग निर्वाचित थे जो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, और ये मनोनीत थे, वो मैंने आपको समझौता समिति इत्यादि बताया है वहां पे। अब यहाँ जो फैक्ट है, पहला प्रश्न ये उठता है, 389 ही सदस्य क्यों चुने गए? क्यों नहीं 380 कर लिए गए? क्यों नहीं 410 कर लिए गए? क्यों नहीं 400, मतलब पूर्णांक संख्या क्यों नहीं ली गई? तो हमने आपको वहां लिखवाया था, हल्का सा बताया भी था कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने यह कहा, उसने वहां कैबिनेट मिशन में यह प्रस्ताव दिया गया था कि नहीं, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, अर्थात संविधान सभा का जो प्रतिनिधि होगा, संविधान सभा का जो सदस्य होगा, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उस समय लगभग 40 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, लगभग 40 करोड़। तो इस नाते ये 389, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि क्यों 389 ही? तो आप बता सकते हैं कि 40 करोड़ की जनसंख्या लगभग थी जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया। तो और चूंकि एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, एक व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य होता था, तो इसलिए ये 389। अब दूसरी बात, ये तो बड़ी सामान्य सी बात हो गई। दूसरी बात कि ये लोग जो देशी रियासतों के सारे प्रतिनिधि मनोनीत थे, और ब्रिटिश प्रांत के जो प्रतिनिधि थे 292 प्लस 4 296 वो निर्वाचित थे। अच्छा, 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है, ये हमने उस दिन भी बताया था कि आज के केंद्र शासित प्रदेश के जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह के ये होते थे। तो हो सकता है यह प्रश्न आए कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो पहला दिल्ली, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये तथ्य जल्दी मिलते नहीं। पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़, तीसरा कुर्ग कर्नाटक में है, ये राजस्थान में, और चौथा बलूचिस्तान जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। ये इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए बढ़िया तथ्य है कि वो जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जहां से ये 4 लोग 292 प्लस 4 ये लोग जो है ब्रिटिश प्रांत का ही एक
ब्रिटिश प्रांत का यह एक भाग था। तो हो सकता है यह प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, जल्दी मिलता नहीं। और इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे। ये एक बात हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, हमने वहां बताया था आपको कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर, फिर से आपको हल्का सा बता दे रहे हैं, 1946 को, ये तो बिल्कुल सबको याद रहता है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई, देखिए बड़ी मनोरंजक बातें हैं यहां पे आती हैं। पहली बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी। सच्चिदानंद सिन्हा, ये उस दिन भी हमने आपको बताया था, ये नाम सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के रहने वाले व्यक्ति थे ये। तो अब ये पूछा, पहला प्रश्न होता है, ये निर्वाचित थे, मनोनीत थे, या क्या, क्यों इनको ही चुना गया? प्रोटेम स्पीकर एक तरह से कह सकते हैं आप, अस्थाई अध्यक्ष इनको चुना गया था, हमने वहां बताया है। तो ये चूंकि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए इनको चुना गया वरिष्ठतम सदस्य। ये प्रश्न बन सकता है कि भाई इनको ही क्यों? तो ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए इनको चुना गया। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इस बैठक में हमने उस दिन बताया था, पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया, इस बैठक में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। तो इस पर ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, अच्छा, कैबिनेट मिशन आया था किसकी, उस समय कौन प्रधानमंत्री था? सर क्लीमेंट एटली। इसके पहले एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने एक बात कही, इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा, बड़ी मनोरंजक बात कही। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने जब इस बैठक में भाग नहीं लिया, पहली संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो इन्होंने कहा कि भाई यह एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है, इसमें दुल्हन ही गायब है। सोचिए, बिना दुल्हन के विवाह कैसे होगा? दुल्हन ही गायब है, ये चर्चिल ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। तो उसने कहा यार मुस्लिम लीग तो आई नहीं, तो यह ऐसे विवाह के रूप में है जहां से दुल्हन ही गायब है। ये बड़ा चर्चित, चर्चिल का सबसे चर्चित स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है। तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो भाई मुस्लिम लीग के इस बैठक का बहिष्कार करने के कारण चर्चिल ने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। एक बात हो गई। सच्चिदानंद सिन्हा को आप लोग याद रखेंगे। और फिर इसमें उस समय जब 389 सदस्य होने चाहिए थे भाई, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, तो उस समय 207 लोग ही, पहली बैठक में 207 लोग ही बैठक में भाग लिए। यह भी एक प्रश्न है, ये तथ्य है। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोग, पहली बैठक फर्स्ट में केवल 207 लोग ही आए। तो भाई आप जैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, तो कुल 389 लोग थे। उसमें से अगर आप मुस्लिम लीग के 73 ही, हमने आपको वहां लिखवाया था कि 208 कांग्रेस के जीते, 73 मुस्लिम लीग के जीते, 15 अन्य स्वतंत्र दलों या निर्दलीय जीते थे। तो 389 में से 73 को अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा कितना? ये 316 होने चाहिए। यहाँ 207 लोग ही दिख रहे हैं। तो आखिर इतने लोग कहाँ चले गए? यह बात आपके मन में बैठेगी ना कि भाई पहली बैठक में संविधान सभा के केवल 207 लोग ही आए, तो बाकी लोग कहाँ चले गए? तो इसका उत्तर यह है कि जो 93 सदस्य देसी रियासतों के थे, देसी रियासतों के,
इनके साथ अभी यह पसोपेश था। देखिए हम लोग बात कब कर रहे हैं, दिसंबर 1946 की, दिसंबर 1946 की। और देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। विभाजन भी इसी टाइम हो गया। तो विभाजन से पहले, देश की आजादी से पहले, देश के आजाद होने से पहले और विभाजन के पहले समझ लीजिए, तो ये लोग इस पसोपेश में थे कि हम यार हिंदुस्तान में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, क्योंकि बातें तो चली रही थी, वो विभाजन तो अवश्यंभावी हो गया था। तो हिंदुस्तान में जाएंगे तो फिर कहां से चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, इस डायलेमा में, इस डायलेमा कह सकते हैं आप, दुविधा या पसोपेश में, पसोपेश में या दुविधा कह सकते हैं, दुविधा में, डायलेमा की कंडीशन में इन 93 लोगों ने भी संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। इस नाते 207 अन्य लोग कुछ छोटे छोटे कारणों से कुछ लोग नहीं आए। तो यह भी एक तथ्य है, देख लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 207 लोगों ने ही भाग लिया। और 207 लोगों ने ही क्यों लिया, इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, उसके 73 सदस्य थे। और ये लोग जो है पसोपेश में, डायलेमा में कि यार हम कहाँ, हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहे, और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम चुने गए हों, या जो भी अगर मनोनीत कर भी लिया गया होगा, तो वो लोग जो है बहुत डायलेमा के शिकार थे कि इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इस नाते इन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए, इसको जरा नोट्स बना लीजिएगा हमें सुन के ठीक से। अब अगली बात पर आते हैं। तो वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए, 207 लोगों ने भाग लिया। अब क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें हमने आपको वहां बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पर हमने आपको बताया था कि HC मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। वहीं पर हमने आपको बताया था कि डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव कहीं पे इनको लिखा जाता है, कहीं पे बेनेगल नाथ राव, बेनेगल नरसिंह राव कुछ लोग लिख देते हैं, और कहीं कहीं पे बेनेगल नाथ राव हो सकता है भाई, ये भी कभी कभी पूछते हैं, तो नाम जानते रहिए, जो आएगा। बेनेगल क्लियर है, नरसिंह नाथ में जो आएगा वो अपना आप लिख लीजिएगा। BN राव को संवैधानिक सलाहकार उस समय नियुक्त किया गया था, चुना गया था, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। ये बातें हमने आपको पिछले क्लास में बताई हैं। पिछले क्लास को जरा एक बार रिवाइज करके इस बातों को पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, और बढ़िया सा एक अच्छा सा नोट्स आपका बनेगा। हमारा मूल मकसद है आपका नोट्स बढ़िया बने, एक बार जबरदस्त तैयारी हो जाए, तो फिर कभी जो है बार बार उसे तैयार ना, एक बार अपना नोट्स उठाइए, पढ़ जाइए, कोई एग्जाम दीजिए, आपका काम हो जाए। BN राव संवैधानिक सलाहकार उस समय चुने गए थे, हमने ये सारी बातें बताई। 13 दिसंबर 1946। अब BN राव के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। डॉक्टर, ये जो BN राव थे, ये हमारे संविधान सभा से इस तरह जुड़े हैं कि जैसे लगता है कि यह भी संविधान सभा के एक सदस्य थे, जबकि वास्तव में ये जो है BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं, ये क्लियर कर लीजिए, एकदम ध्यान में रखिए, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और ये बड़े ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, ये एक ICS अधिकारी थे, उस समय जो परीक्षा ICS अधिकारी थे। इन्होंने निःशुल्क जो है सेवा करी थी, निःशुल्क सेवा करी थी संविधान सभा की। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वो उसके जो भारत के लोग हुए, यहाँ के भारत के लोग न्यायाधीश जो हुए, उनमें ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने बर्मा का संविधान भी बनाया था, तो संविधान के बड़े अच्छे जानकार थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार हुए। इनके बारे में जान लीजिए, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि ये इतने चर्चा में रहते हैं कि इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, प्रारूप बनाया था, संविधान सभा का प्रारूप बनाया था, लेकिन
इतने चर्चा में रहते हैं कि लोग बार बार यही सोचते हैं कि ये संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वास्तव में ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब अगली बात पे आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को, ये भी डेट देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, भाई जब बैठक हुई तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसमें भाई संविधान बनेगा, देश की सरकार कैसे काम करेगी, कुछ होता है ना, बिना पर्पज के कोई काम कैसे होता है। तो इसमें उन संकल्पों की बात की गई थी, या उन क्रियाविधियों की, जो भी उद्देश्य, समझ लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में आपके संविधान की प्रस्तावना का आधार भी बना, यह प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया गया। लेकिन हमें जो बात बतानी है, हम आपको बताएंगे प्रस्तावना में, हमें जो मूल बात बतानी है, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन यह प्रस्ताव इस डेट को स्वीकृत नहीं हुआ, स्वीकृत नहीं हुआ। अब ये आप कहेंगे भाई सारे लोग जब एक ही थे तो यह स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, संविधान सभा के सदस्यों ने, जिनमें प्रमुख नाम है एक व्यक्ति थे MR जयकर, और दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर। इन दो व्यक्तियों ने, और बहुत सारे लोग थे लेकिन ये प्रमुख थे, इनका यह कहना था कि जब तक मुस्लिम लीग, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं होती तब तक हम संविधान सभा की बैठक सार्थक नहीं है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करके हम क्या करेंगे, अर्थात संविधान सभा की बैठक ठीक ढंग से नहीं हो सकती, संविधान सभा में किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका यह मानना था कि भाई मुस्लिम लीग भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल है, वो भी एक पार्टिसिपेंट है, तो क्यों ना हम उसके भी सदस्य हैं। तो वो लोग आ नहीं रहे, तो इन लोगों का ये मानना, हालांकि इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये विरोधी थे ये लोग, जो भी है जैसा सोचे, लेकिन इन लोगों ने एक जो है, इनका एक कहना था कि भाई बिना मुस्लिम लीग के जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है शामिल, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कहा। तब आपको याद रखना है कौन दो व्यक्ति, MR जयकर और डॉक्टर अंबेडकर। MR जयकर और डॉक्टर अंबेडकर के विरोध कह सकते हैं आप, विरोध कहना उतना उचित नहीं रहेगा, लेकिन इन लोगों ने यह कहा कि मुस्लिम लीग जब तक शामिल नहीं होती संविधान सभा में तब तक इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अंततः इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। 22 जनवरी, ये डेट आपको याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। कहेंगे आपको सीधा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हमने आपको क्या बताया, इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार न करने के पीछे के कारण को हमने बता दिया कि MR जयकर और डॉक्टर अंबेडकर, इन जैसे और तमाम लोग, ये मुखर लोग थे जिन्होंने यह कहा कि मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाए, मुस्लिम लीग जब तक नहीं आ जाती तब तक हम इसे स्वीकार करना उचित नहीं रहेगा, ऐसा इनका मानना था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया, स्वीकृत किया गया, जो आगे चलकर किया गया, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल का आधार बना। सारे फैक्ट हैं, देखिए अच्छे फैक्ट हैं। वहां से मैंने वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए, ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया गया, ये सारी बातें हैं। BN राव कौन थे, संविधान सभा के सदस्य थे कि नहीं थे, और बाकी उनके बारे में बहुत सारी जानकारी।
तो ये सारी बातें हो गई। अब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। शुरुआती बैठकों में इनका बहुत नाम नहीं मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में दो तीन बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भाई इनका जो चुनाव हुआ पहली बार संविधान सभा के लिए, ये संविधान सभा के लिए जो चुनाव लड़े, ये बॉम्बे से पहली बार चुनाव लड़े। उस समय बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे से चुनाव लड़े, हार गए या हरवाया गया, वो राजनीति की बातें हैं, हम उस पर नहीं जाते। चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद इनको बंगाल से चुनाव लड़ाया गया, बंगाल से चुनाव लड़ाया गया, बंगाल से चुनाव लड़े और मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़े, और मुस्लिम लीग के समर्थन से, मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव जीत गए, समर्थन से संविधान सभा के सदस्य बने, संविधान सभा के सदस्य बने। बंगाल से चुनाव, बॉम्बे से चुनाव लड़े, हार गए। बंगाल से चुनाव लड़े, मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन हुआ क्या कि भाई जब विभाजन हो गया, ये दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 के पहले की बात है। तो अब हुआ क्या कि ये जहां से थे, चुनाव लड़े थे, वो बंगाल में जगह थी, बंगाल में एक जयसुर कुलना, ये इनका संसदीय क्षेत्र कह सकते हैं, संविधान सभा का क्षेत्र कह सकते हैं, जयसुर कुलना, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। लेकिन उस समय विभाजन के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। तो अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, पाकिस्तान में चला गया, तो अब बेचारा ये सीट खाली हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर इनको जो है, नोट कर लीजिएगा इन बातों को, बॉम्बे से चुनाव लड़े, हारे, बंगाल से चुनाव लड़े, मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन विभाजन के बाद जिस सीट से ये लड़े हुए थे, जयसुर कुलना, वो वर्तमान में बांग्लादेश में है। भाई कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि वर्तमान में वो सीट कहां, जहां से डॉक्टर अंबेडकर जी लड़े थे, वर्तमान में बांग्लादेश में है। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान को 1971 के बाद बांग्लादेश बनाया गया, वो आगे की बातें हैं। और फिर इनको जो है, अब फिर बातें आई। अब देखिए डॉक्टर बी एन राव, जो सर बी एन राव थे, इन्होंने ये कहा, राजेंद्र प्रसाद से इन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बी एन राव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान संविधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण है, वो नहीं होंगे तो संविधान सभा उतना बढ़िया काम नहीं करेगी, संविधान निर्माण में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान निर्माण में इनका योगदान, इनका मतलब डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण। कारण क्या था, अंबेडकर जी के बारे में एक चीज जान लीजिए। इन्होंने 1940 में ही भारत की स्थिति के बारे में एक बात, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये इनकी एक किताब है, पाकिस्तान पर विचार। इनका ये मानना, इनको लग रहा था, उस बुक में इन्होंने ये लिखा भी है कि पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये मुस्लिम लीग मानेगी नहीं, अलग देश लेके ही छोड़ेगी। और 1932 में हमने आपको बताया था कि रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी किया था। तो अनुभवी व्यक्ति थे, तेज तर्रार व्यक्ति थे, इसलिए इनके इस योग्यता को देखते हुए सर बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अंबेडकर जी का संविधान सभा में होना बहुत आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, उस समय जो बॉम्बे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय प्रधानमंत्री होते थे अलग अलग प्रांतों के, प्रधानमंत्री बीजी खेर,
बीजी खेर, इनको नोट कर लीजिएगा। बीजी खेर को इन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि भाई इनके लिए व्यवस्था की जाए। तो यही एम आर जयकर एम आर जयकर इनकी सीट को खाली करवाया गया और वहां से संविधान सभा के लिए फिर से संविधान सभा के लिए अंबेडकर जी चुने गए। संविधान सभा के लिए अंबेडकर को चुना गया, अंबेडकर को चुना गया। बात समझ में आ रही है ना मेरी? ध्यान दीजिएगा। संविधान निर्माण में उन्होंने बी.एन. राव ने कहा, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने इनसे कहा राजेंद्र प्रसाद से कि भाई डॉक्टर अंबेडकर का होना नेसेसरी है संविधान सभा में। इसलिए बॉम्बे के प्रधानमंत्री उस समय बीजी खेर थे, जिनको राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा। पत्र लिखकर वहां पर एम आर जयकर, जो उस समय वहां पे संविधान सभा के सदस्य थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बॉम्बे से इनकी सीट खाली करवाई गई और यहां से फिर अंबेडकर जी को चुना गया। अब आपसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह होगा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर जी कहां से संविधान सभा के सदस्य? बॉम्बे अगर होगा तो बॉम्बे आपको टिक करना है, अगर बॉम्बे नहीं होगा, दुनिया दूसरे प्रदेश होंगे, बंगाल होगा तो बंगाल टिक कर लीजिए, क्योंकि बंगाल से भी रहे हैं वो। तो यह बात अब आपको डिसाइड करना होगा। प्रश्न जैसा आएगा वैसा आपको घूम लेना। हमने आपको सारी बातें बता दी कि बंगाल से चुने गए, बॉम्बे से लड़े, हार गए, बंगाल से चुने गए, बंगाल के जयसुर कुलना से चुने गए, जो विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान का अंग हो गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश का एक भाग है। उसके बाद इन मुस्लिम लीग के समर्थन से चुने गए थे। बाद में डॉक्टर बी.एन. राव के पहल पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर को पत्र लिखकर बॉम्बे की एक सीट खाली करवाई और वहां फिर इनका चुनाव हुआ। इतनी बातें हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। तो ये सारे तथ्य हैं, अच्छे देख लीजिए, कितने अच्छे तथ्य हैं, जिनको आपको जो है ध्यान देना है। अब देखिए डॉक्टर बी.एन. राव ने ही, अब बी.एन. राव, देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप बनाया, संविधान का प्रारूप बनाया। तो बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप बना दिया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर हुए। प्रश्न देखिए, कंफ्यूजन क्या होता है, सीधे से लोग कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप बनाया, ऐसा नहीं था। सर बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप बनाया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए इस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति, या प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं इंग्लिश में, ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसे एक और शब्द देते हैं पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, ये सारे नाम पूछे जाते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति। इस प्रारूप पर विचार करने के प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अंतर समझ लीजिएगा, बी.एन. राव ने प्रारूप बनाया, ना कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रारूप बनाया। सीधे सीधे ये प्रश्न। और अब एक दूसरा तथ्य जो बड़ा सिंपल सा है, बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रारूप तो इन्होंने बना दिया, प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। अब प्रारूप समिति के सदस्य कुल कितने थे? तो अध्यक्ष सहित, यह प्रश्न देखिए एक बार लोअर में आया हुआ था, बहुत पूछा था कि भाई अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे।
किसके? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के या ड्राफ्टिंग कमेटी के? प्रारूप समिति के। समिति के 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, अध्यक्ष थे। दूसरे व्यक्ति थे गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे व्यक्ति थे गोपाल स्वामी आयंगर हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये मुस्लिम लीग से सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सारे नाम हम यहां नहीं लिखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष हुए, गोपाल स्वामी आयंगर दूसरे सदस्य हुए, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, लिख ही देते हैं नाम आप लोगों को। चौथे 2-3 हो गए, चौथे हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 1 2 3 4 5। पांचवें सदस्य हुए एन माधवराव, एन माधवराव, इनको याद करना पड़ता है, ये सारी किताबों में मिलते हैं। छठवें सदस्य हुए डीबी खेतान, डीबी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद डीबी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी सदस्य बने। और एक और सदस्य थे 7वें, कन्हैया लाल, के मुंशी कहते हैं, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। नाम थोड़े बड़े बड़े हैं, जिसको आपको याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष हुए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधवराव, डीबी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई 1948 में, जिसकी जगह पे टी कृष्णामाचारी को अध्यक्ष सदस्य बनाया गया। बाद में कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये 7 लोग सदस्य थे। हाँ, प्रश्न जो होता है वो हम आपको बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम आपको लिखा है अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य। कभी कभी पूछता है अध्यक्ष छोड़कर कुल कितने सदस्य थे। तो व्यक्ति, क्योंकि जब हम लोग याद करते हैं ना, तो 7 की प्रारूप समिति में 7, प्रारूप समिति में 7। तो जब ये प्रश्न आता है तो वहां, जैसे हम आपको वहां चाय चीन वाला बता रहे थे, यहाँ ये कंफ्यूजन होता है। 1773 1774 बता रहे थे, इसी तरह का कंफ्यूजन यहाँ होता है। 6 7 8 9, तो 7 सबको याद रहता है, 7 मार के लोग निकल लेते हैं, पक्का गलती होती है। यहाँ हम बता रहे हैं तो ध्यान से आपको सुन लेना है कि अगर पूछेगा अध्यक्ष को छोड़कर तब 6 हो जाएंगे, अध्यक्ष सहित कुल 7 हो जाएंगे। नाम कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो नाम को थोड़ा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो अब बाकी बातें जो है, अब देखिए, हमने आपको आज इतनी बातें, इतने तथ्य बता दिए, प्रारूप समिति तक हम पहुंच गए। बाकी अब आगे बड़े अच्छे अच्छे तथ्य हैं, जैसे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, जहां पर जो है किताबों में लिखा मिलेगा 15 अनुच्छेद लागू हुए, जबकि वास्तव में 16 अनुच्छेद लागू हुए। ये कैसे हुआ, इसको हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। किताबों में लिखा मिलता है 11, लेकिन वास्तव में हुआ 12। 11 + 1, ठीक है। 11 + 1 कैसे? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई।
तो बैठक हुई तो इसे भी आप अधिवेशन मान ही लेंगे, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर इसे, इस अंतिम बैठक को अधिवेशन, बैठक को ही अधिवेशन कहते हैं, इसको जोड़ लिया जाता है, अधिवेशन कहते हैं। तो ये 12, तो अब जैसा आएगा प्रश्न वैसा करिएगा। अगर 12 रहेगा तो पक्का 12 टिक करिएगा एग्जाम में, नहीं तो अगर 11 रहेगा तो 11 टिक करिएगा। 12 क्यों है 12, इसको हमने आपको बता दिया, इसका कारण बता दिया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें ये 12वीं बैठक थी। अब तक 11 अधिवेशन हो चुके थे। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसको हम आपको एक बार और हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। यहां तक, इसके बाद की जो बातें हैं वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। पहली बात, हमने आपको वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र बता दिए, कौन कौन, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। और बता दिया कि पहले बैठक में 207 लोग ही क्यों भाग लिया, उसके कारण भी हमने बता दिया कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और 93 सदस्य जो देसी रियासतों के थे वो भी जो है पसोपेश में डायलेमा की वजह से शामिल नहीं हुए कि भाई हम हिंदुस्तान में जाएंगे व उधर जाएंगे या क्या करेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया कि जब मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया पहली बैठक में, तो चर्चिल ने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। ये बड़ा चर्चित स्टेटमेंट है जो बार बार पूछा, चर्चित है, चर्चिल का है। और इसके बाद हमने आपको बताया, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया, बी.एन. राव के बारे में बताया, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया कि ये व्यक्ति कहां कहां से चुने गए। पहले बंगाल से, पहले मुंबई बॉम्बे से लड़े, हारे, फिर बंगाल से मुस्लिम लीग के समर्थन से चुने गए, फिर उसके बाद जो है फिर वो जब विभाजन हो गया, जयसुर कुलना जब चले गया पूर्वी बंगाल में, तो फिर से इनको बॉम्बे से चुना गया। अच्छा, बॉम्बे से चुना गया तो उस समय बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि बिना अंबेडकर के संविधान सभा अधूरी है, तो संविधान सभा में इनको लाना जरूरी है। इसलिए इनको, बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे बीजी खैर, उनको राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और बॉम्बे की एक सीट एम.आर. जयकर के द्वारा खाली करो। एम.आर. जयकर ने खाली करी और इसके बाद ये बॉम्बे से चुने गए। तो वहां आप जैसा प्रश्न होगा वैसा हो लीजिए, वैसा घूम लीजिएगा। और हमने आपको बताया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन वो 13 दिसंबर को स्वीकृत नहीं हुआ, वो स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। क्यों स्वीकृत नहीं हुआ उसका भी कारण हमने आपको बताया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर, एम.आर. जयकर इत्यादि इन लोगों ने उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा जब तक मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी तब तक जो है हम संविधान सभा में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। और विरोध कह सकते हैं, हल्का विरोध के बाद इसको जो छोड़ दिया गया। बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया और यही बाद में संविधान की वर्तमान की प्रस्तावना का आधार बना। फिर प्रारूप बनाया किसने? डॉक्टर बी.एन. राव ने, सर बी.एन. राव ने। बी.एन. राव के बारे में हमने आपको बताया, बड़े तेज व्यक्ति थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, आईसीएस अधिकारी थे। निःशुल्क इन्होंने सेवा करी संविधान की, संविधान बनाने में बड़ा योगदान, जबरदस्त योगदान दिया और बर्मा का संविधान बनाने में भी इनका योगदान था। और इसके बाद इनके सर बी.एन. राव ने संविधान का वास्तव में फॉर्मेट बनाया, मूल जो बात है प्रारूप, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसको हम बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न फटाक से आता है, लोग तुरंत डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया बी.एन. राव ने। उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि ये कितना उचित है, कैसा है, इसमें क्या और किया जा सकता है, इस विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। इस प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य, मैंने आपको बताया, गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णामाचारी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डॉक्टर मोहम्मद सादुल्लाह, अय्यर, इस तरह डी.बी. खेतान, बी.एल. मित्र, डी.बी. खेतान और एक और व्यक्ति थे जो मर गए और उनकी जगह पे टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.बी. खेतान ही मर गए, कृष्णामाचारी। इस तरह 7 सदस्य हुए। इस प्रकार हम प्रारूप समिति तक पहुंच गए। अब आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस क्लास को, इस वीडियो को जबरदस्त लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भरपूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरा उत्साहवर्धन करिएगा। और आपको इन अनुभवों का, देख रहे हैं ना कहां कहां क्या क्या चीजें हैं, इन अनुभवों का बढ़िया लाभ मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ आज आपने जो अपना अमूल्य समय दिया,
इन बातों के लिए, इन उस समय के जो आपने अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लगातार मेरी क्लास को देखते रहें। धन्यवाद।